हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद हुई आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे 2015 के, हम लोगों ने सीडीपी कंप्लीट कर दिया था प्रीवियस ईयर, और आज हम लोग करेंगे ईवीएस को कंप्लीट करेंगे, ईवीएस को देखेंगे। चलिए, इधर उधर की ज़्यादा बातें न करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। देखिए, इसमें दिया है आपका ABC करके डी तक दिया है। यानी एक कह रहा है कि परियोजना कार्य, बी कह रहा है क्षेत्र भ्रमण, सी कह रहा है जनरल लिखना, और डी कह रहा है विचार मानचित्रण। अब चलिए हम लोग देखेंगे आगे कि कौन सा इसमें सही होगा। ठीक, तो आप अगर देखा जाए तो इसमें आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि ABCD यह करेक्ट होगा। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए नियमित परियोजना कार्य, और बी कह रहा भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण, और सी कह रहा जनरल, जर्नल लिखना और विचार मानचित्रण। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, देखिए। कह रहा मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। चलिए थोड़ा समझते चलेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिए। देखिए, काट करने उसको देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। और सी कह रहा है कि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। और डी कह रहा है कि एक ही खेती में तीन चार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और ई कह रहा है आपका आवश्यकता के अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं किया जाता इसमें। ठीक, अगर देखा जाए तो आपका जहां पे ई है वो ऑप्शन आपका गलत। देखिए, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ABD, यानी A B और डी। थोड़ा समझते चलेंगे। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन को समझे समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा, आपका बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन को समझते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथन इस प्रकार है। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। सही बात है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ठीक, और डी कह रहा है कि एक ही खेत में तीन चार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो उम्मीद हो गई चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन यानी बी राइट हो जाएगा। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर आपका 63 देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है, कौन सा ऐसा कौशल नहीं। थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पूर्वानुमान, ऑप्शन बी कह रहा है कि निर्धारण, और सी कह रहा है निष्कर्ष निकालना, और डी कह रहा है अवलोकन। ठीक, अगर देखा जाए तो इसमें आपका निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, थोड़ा एक्सप्लेन पर ध्यान देंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिए जाने तथा पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु के लिए निर्धारण करना एक कौशल नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 64 को देखेंगे। 64 कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 कर रहा है, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते चलेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। सही बात है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। और सी कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए
हमें टिकट चाहिए, ये भी सही है। डी करें आरक्षण प्रक्रिया की समझ। अब चलिए थोड़ा समझते चलिए इसमें कौन सा सबसे बेस्ट हो जाएगा। इसमें विकल्प देखा जाए तो सबसे बेस्ट हमारा अगर होना चाहिए तो सी आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। सी, इसमें सी विकल्प आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। ए और सी सही। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे, ए और सी कह रहे हैं कि अलग अलग, ये सही बात है, ये भी यानी ए और सी बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा हम लोग। क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपका सबसे बेस्ट है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि प्राथमिक प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। ऑप्शन ए कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र ले आएं। और सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और मानचित्र विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। और डी कह रहा है इसमें शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसमें अगर देखा जाए सबसे बेस्ट आपका आंसर हो जाएगा, सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, यानी 66 कह रहे कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि समझना यानी समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। और कह रहा है यहाँ पे, और बी ऑप्शन कह रहा है कि समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। और सी कह रहा है अधिकतम पौधे के नाम लिखना। और डी कह रहा है कि उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना, ठीक। अगर देखा जाए तो सबसे आपका बेस्ट अगर देखा जाए तो आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए समझते चलेंगे कि डी क्यों होगा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन को समझेंगे तो अच्छा आएगा। चलिए अध्यापिका माहिका के अनुसार विद्यार्थी अपने आसपास के पौधों का अच्छी तरह से अवलोकन करें तथा उस जगह का भी जहां पौधे लगाए जाते हैं और वहां उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करें। ये बच्चा अगर डायरेक्टली उसको देखेगा तो अच्छे तरीके से समझ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 76 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं और धारणाओं को समझना। ऑप्शन डी कह रहा है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध और उस विषय से जोड़ना। यानी रियल लाइफ से अगर जोड़ेंगे तो अच्छे तरीके से बच्चा समझ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। यानी बच्चे को मानचित्रात्मक अगर सिखाते हैं तो कौन सा कौशल का विकास होगा। तो ऑप्शन अगर कह रहे पहला साफ सुथरा रेखांकन, ऑप्शन बी कह रहे गणनाएं और अनुमान, और ऑप्शन सी कह रहा है कि माप के अनुसार चित्रण करना, और डी कह रहे सापेक्ष स्थिति और दिशा बोधक की जानकारी। अब अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका डी हो जाएगा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोधक की जानकारी। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखिए आपसे कुछ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि 69 नंबर का है, तालिका दिया गया, इसको आपको देखना है। आज क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को लोग समझते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, चार्ट को हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि इसमें लिखा है जून 2007 और
दिसंबर 2014। कह रहे कि पेट्रोल का मूल्य लीटर और डीजल का मूल्य लीटर में दिया है। अब देखिए 2007 में था 47 रुपया 74 पैसा और वही दिसंबर 2014 में 61 रुपये 33 यानी 33 पैसा। और डीजल था 35 रुपये 21 पैसा और इसमें 2014 में डीजल का भाव कितना है 50 रुपये 51 पैसा। अब थोड़ा सा तालिका को हम लोग देखते चलें क्वेश्चन किस तरीके से बना है। कह रहे कि उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है पेट्रोल। ऑप्शन बी कह रहे कि पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। और सी कह रहा है कि डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। और डी कह रहे कि डीजल पेट्रोल में से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। अगर देखें तो इसमें सबसे बेस्ट अगर देखा जाए ऑप्शन बी यानी सी और डी हो जाएगा, यानी सी और डी, यानी कि डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर निर्भर चलता है और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोग इसीलिए डीजल वाली गाड़ियां खरीदते हैं। तो आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी सबसे बेस्ट हो जाएगा, सी और डी ऑप्शन उसमें सही होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक्सप्लेन को भी थोड़ा सा एक नजर देखते हैं। कह रहे सी और डी तथा निष्कर्ष निकालते शिक्षा कह रहे विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा कि डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है और डीजल पेट्रोल से सस्ता है, ईंधन वाले लोग डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि 70 नंबर क्वेश्चन करें प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुमान किया जाना चाहिए केवल इसे छोड़कर। कौन सा है देखिए समझ के चलेंगे। ऑप्शन ए कह रहे कि मूर्त से अमूर्त और बी कह रहे सरल से कठिन और डी कह रहा है सॉरी सी कह रहे कि स्थानिक से वैश्विक और डी कह रहे मूर्त से अमूर्त। अगर देखा जाए तो इसमें आपका यानी कि डी वाला ऑप्शन गलत है, मूर्त से अमूर्त, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए समझते चलेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए सभी सामान्य उपागमों मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन तथा स्थानिक से वैश्विक आदि का अनुपालन किया जाना चाहिए, न कि अमूर्त से मूर्त का अनुपालन करना चाहिए। तो उम्मीद हुई चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि 71 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग उपयुक्त कारण को। ऑप्शन ए कह रहा है कि पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए और ऑप्शन बी कह रहे पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है और ऑप्शन सी कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं और डी कह रहा है कि संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। अगर देखें तो सबसे बेस्ट आपका आंसर अगर होगा तो आपका डी राइट हो जाएगा। अब थोड़ा समझते चलेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के द्वारा कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि न करने का प्रमुख कारण संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान कराना है। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। अब चलिए देखिए एक्सप्लेन जो है इससे आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का है एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो अगर देखेंगे तो ऑप्शन कह रहे हैं विभिन्न प्रकार की खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैक्स कार्ड दिखाएं और ऑप्शन बी कह रहा है कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजनाएं देना और सी कह रहा है कि विद्यार्थियों से पूछे कि उन्हें क्या खाया और उसके बाद चर्चा करें और डी करें कि विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में
सूची एकत्र करें। अगर देखें जाए सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, थोड़ा सा एक्सप्लेन को ध्यान देखते चलेंगे। अब देखिए क्या है इसमें कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में जानकारी हासिल करने को तथा संबंधित विषयों पर एक प्रोजेक्ट बनाने को दें। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है 73। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर यानी कि फिक्स होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहे हैं इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। और सी कह रहे हैं कि पक्षियों के दो नेत्र यानी आंख होते हैं। और डी कह रहे हैं कि इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकता है। अगर देखें सबसे बेस्ट आपका आंसर ये सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा एक्सप्लेन को देखेंगे। अगर पक्षियों का अवलोकन करते समय यह ज्ञात होता है कि अधिकांश पक्षी आंखों को न हिला सकने के कारण अपनी गर्दन को अधिक घुमाते हैं। तो इसका कारण है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र यानी पुतली जो होते हैं स्थिर यानी फिक्स होती है, इसीलिए अपना गर्दन इधर उधर हिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 यानी 74 कराए की करे रीना आम पसंद करती है। वह इन्हें यानी रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? करे कि ऑप्शन ए करे कि अचार और आम पापड़ बनाना। और ऑप्शन बी कह रहा है कि जूस तैयार करना और वायुरोध डिब्बे में संचित करना। और सी कह रहा है कि प्लास्टिक के थैले में रखना। और डी कह रहा है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। अगर देखा जाए तो आम को अगर खाना ठंडी में खाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन सही यानी ए राइट हो जाएगा। कह रहे कि अचार और आम पापड़ बनाने के बाद आम को जाड़ों के लिए संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन कुछ नियमतः समय तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं, यानी कुछ समय बाद वो भी खराब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कौन कौन से? केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से है? ऑप्शन ए कह रहे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी कह रहे कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन सी कह रहे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और डी कह रहे कर्नाटक और तमिलनाडु। अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक, केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कह रहे यहाँ की प्रमुख भाषा मलयालम है और तथा इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है। तो देखिए यहाँ से आपको अगर केरल के बारे में पूछे तो इसके केरल से देखिए राजधानी भी आपको पता चल गया, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है ये भी क्वेश्चन आपको पता चल गया। अगर ये पूछे तो आप इसको याद होने चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए डिटेल से यही होता है कि आप उसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बनने वाले होंगे उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर मान लो हम सिर्फ ऑप्शन वाला लाइन क्वेश्चन उसके ऑप्शन कर डालें तो उससे ऑप्शन तो याद रहेंगे, लेकिन और बाकी एक्स्ट्रा चीज हम नहीं जान सकते हैं। इसे एक्स्ट्रा चीज के लिए हमें थोड़ा सा इस तरीके से पेपर सोल्व करना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 76 यानी 76 देखेंगे। कह रहे कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए करें मिजोरम। ऑप्शन बी करें गोवा। ऑप्शन सी करें जम्मू और कश्मीर। और डी करें बिहार। तो देखा जाए तो आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। करें गोवा राज्य के लोग अधिकतर नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है 77। कह रहे निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर यानी जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, यानी आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के कारण वस्तुओं को काटते कुदरते रहते हैं। ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए कह रहे दीमक। ऑप्शन बी कह रहे गिलहरी। ऑप्शन सी कह रहे छिपकली। और ऑप्शन डी कह रहा है चूहा। अब देखिए थोड़ा सा अब हम लोग क्या अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी आपको गिलहरी को मानता है, चूहा को नहीं मानता है। ठीक, तो चूहा का भी दांत इसी तरह बढ़ता है, वो भी सामान को कुतरता रहता है। लेकिन एनसीईआरटी जो है आयोग है उसको
ये गिलहरी को मानता है। कह रहा है कि गिलहरी अपने दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रखते हैं। और चूहा भी ऐसे करता है। अगर मान लीजिए गिलहरी ऑप्शन में ना, तो चूहा को आप लगा सकते हैं, लेकिन चूहा गिलहरी है तो हमें इंपोर्टेड गिलहरी को देना, ना कि चूहा को। ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए कह रहे क्वेश्चन में 78 कह रहे कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा क्या हो जाएगी? अगर कोई किसान है, मान लीजिए वो अपने खेत में धान उगा रहा है और बार बार कीटनाशक दवाई डाल रहा है, खाद यूज कर रहा है, तो उसके खेत की मिट्टी आगे चल के क्या हो जाएगी, इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहे केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, और बी कह रहे जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, और सी कह रहे बंजर हो जाएगी, और डी कह रहे कि अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। अगर देखा जाए तो बार बार ये चीज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी, लास्ट में वो हो जाएगी बंजर हो जाएगी जमीन। ठीक, चलिए इसलिए खेत को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। कह रहे कि बार बार धान की फसल उगाने से खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी, जबकि निरंतर धान की फसल करने से खेतों की उर्वरकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि धान की फसल अधिक उर्वरक लेती है, मतलब ज्यादा खाद डालना पड़ता है। तो अतः खेतों की मृदा बंजर न हो, इसलिए एक ही फसल निरंतर नहीं उगाई जाती, मतलब एक ही प्रकार का फसल हम नहीं उगाते हैं, इसलिए बदल बदल के कभी धान, कभी गेहूं, कभी मक्का, इस तरीके से लगाते हैं ताकि हमारी फसल की उर्वरता शक्ति जो है वो बनी रहे, बंजर ना बने। तो आप लोग जितने भी खेती करने वाले सब लोग ये आइडिया मालूम होता है, इसलिए वो हमेशा बदल बदल के खेती करते हैं। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 79 कह रहा है कि रेगिस्तान ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहे हैं रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरों के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। ऑप्शन बी कह रहा है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहरी तक जमीन के भीतर जाती है, जब तक कि पानी न पहुंच जाए। और सी कह रहा है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होते भी सही है। और डी कह रहा है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें आपका सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, डी वाला, यानी कि ए बी सी। यदि इसमें देखा जाए तो आपका ए बी सी ये बेस्ट हो जाएगा आपका, जहां डी है उसको काट दीजिए आप। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते चलेंगे। देखिए यहाँ पे कर रहा है, थोड़ा समझते चलेंगे। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यानी कहाँ पाया जाता है आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए। कह रहे कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये वैज्ञानिक नाम आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, और इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे तक वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है और यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ, यहाँ से देखिए कितना आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मंडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठता है। तो रेलगाड़ी 7:45 बजे मंडगांव चलती है और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंचती है। तो यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग कितनी होगी? अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, रीजनिंग का, वो थोड़ा सा टाइमिंग वाला, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक, अब इसको देखिए, तो चलिए इस पे एक हम लाएंगे, आपको वीडियो हम बनाए शॉर्ट में बना देंगे सवाल को कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा थोड़ा सा, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ बताने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक, तो ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन आपके ये राइट हो जाएगा। किस देखिए यहाँ सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन आप किस तरह करेंगे। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि 81 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली में रहने वाली कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। इसकी यात्रा की दिशा होगी पहले। ऑप्शन अगर देखे जाए तो सी आपको बेस्ट हो जाएगा, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे, समझ में आ जाएगा। नई दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति अगर दिल्ली से भोपाल यानी मध्य प्रदेश जाना है
तो वह उसे दक्षिण दिशा में जाना होगा, और भोपाल मध्य प्रदेश में रांची यानी झारखंड जाना है तो उसे पूर्व दिशा में जाना होगा, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश से झारखंड रांची से पूर्व दिशा में स्थित है। तो ये मैप वाला क्वेश्चन है, दिशा आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 82 के नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? छिपकली, गौरैया और कछुआ सांप। वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, उनके शरीर पर सल्क से ढके होते हैं। अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा ए, वे अंडे देते हैं। छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया, कछुआ, सांप दोनों अंडे देते हैं। ठीक, कह रहे कि छिपकली, सांप, गौरैया, कछुआ ये सभी अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडायुज कहते हैं तथा बच्चे देने वाले को जरायुज कहते हैं, यानी इसको याद रखिएगा ये आप लोग। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, देखिए समझते चलेंगे। तो अगर देखा जाए तो इसमें आपका सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ठीक, उम्मीद हुई चीज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 करा है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए करा है कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो अगर ऑप्शन देखा जाए सबसे बेस्ट आपका सी हो जाएगा। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए पेडागोजी जो होता है इसमें यहाँ से क्वेश्चन बना है, एक्सप्लेन को भी देखेंगे। प्राथमिक स्तर के बच्चों को जलाभाव के विषय में समझाने के लिए सबसे पहले जल की महत्ता को और इसके दुरुपयोग से आने वाली परेशानियां, समस्याओं के बारे में बताना होगा, ताकि फिर वह अपने दैनिक जीवन में जल की बचत करना प्रारंभ करे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? ठीक, अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका ए राइट हो जाएगा। क्रियाकलापों को एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यही चीज आपको एक्सप्लेन में दिया गया है जो ऑप्शन में आप लोगों ने अभी देखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है? अगर ऑप्शन देखा जाए तो सबसे अपनी की निगेटिव हो जाए तो सी हो जाए, न्याय और समानता के प्रति चिंता। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 86, यानी अब हम देखेंगे 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा क्या है? अगर देखा जाए तो ये पौधा आपका क्या है? सरसों। ठीक, सरसों का पौधा जब छोटा होता है तब उसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, तथा जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके बीजों से तेल निकालने में प्रयोग किया जाता है, यानी सब्जी या साग बनाया जाता है। साग आप लोगों ने खाया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 कह रहा है कि कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अगर देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक, समझते चलेंगे जो दिया उसी को हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेन को समझ लेते हैं। करे कि कांसा है, देखिए कांसा एक मिश्र धातु है या कापर यानी कापर कितना है इस पे 78% तथा टीन 22% तत्वों से मिलकर बना होता है। अगर प्रतिशत आपसे पूछे तो आपको याद होना चाहिए। और यह रासायनिक नाम इसके हैं कापर के Cu और टीन का SN। ठीक, तत्वों से मिलाकर बना होता है। इसका उपयोग सिक्के, बर्तन
मेडल और पानी के जहाज के भाग बनाने में चांदी के सिक्के, चांदी का सामान तथा विद्युत लेपन में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, अगर पेपर का टब बनाना चाहे तो आपसे परसेंटेज पूछ सकता है, तो परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मच्छरों से होने फैलने वाले रोग का समुच्चय है। तो ऑप्शन देखा जाए सी सबसे बेस्ट हो जाएगा, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये मच्छर से फैलने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक्सप्लेन आप देख लीजिएगा, वही चीज दिए ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर आखिरी देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किसी राज्य के मानचित्र एक सिरे पर यह लिखा था कि एक स्केल यानी 1 सेंटीमीटर बाय 110 सेंटीमीटर। इस मानचित्र पर इन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी कितना है, 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो क्या करेगा इसमें, यानी 9.7 सेंटीमीटर से क्या करेगा 110 में गुणा कर देगा। तो गुणा करेगा तो आंसर देखिए इसका आपका आ गया। आपका आंसर क्या आ रहा है कि 1.067। तो 1.067 आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो कुछ चीजें हैं जो आप आराम से ला सकते हैं इसको। चलिए ये था आपका ईवीएस का 30 क्वेश्चन। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये था 2015 के प्रीवियस ईयर का पेपर ईवीएस का। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें और लाइक करें और चैनल को पहली बार सब्सक्राइब भी करें। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।